यस माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर स्टार्ट किया था और लास्ट क्लास में हमने सिर्फ चार्जिंग सेक्शन को ही डिस्कस किया था और जाते हुए हमने एक डीम्ड ओनरशिप का कंसेप्ट डिस्कस किया था। तो आज की क्लास में हम अपना आगे का लर्निंग जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग सर क्या पढ़ेंगे, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 23, जिसे हम बोलते हैं एनुअल वैल्यू। तो लास्ट क्लास में सिर्फ एनुअल वैल्यू के बारे में डिस्कशन हुई थी, तो आज मैं आपको एनुअल वैल्यू के बारे में डिटेल में बताऊंगा। सभी बच्चे मेरे साथ साथ नोट करना शुरू करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सर ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या होती है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होती है सेक्शन 23 माइनस सेक्शन 24। सेक्शन 23 हम बुलाते हैं एनुअल वैल्यू को और सेक्शन 24 में हमें दी हुई हैं डिडक्शंस। और इन दोनों को जब हम पढ़ लेंगे तो हमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट करनी आ जाएगी। ठीक है सर। जब हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालेंगे तो बेटे पहले तो हम आपको बता दें कि आपके मन में होगा कि इनकम तो केवल उसी प्रॉपर्टी की निकाली जाएगी जो प्रॉपर्टी लेट आउट हो। ठीक है सर, ऑब्वियस सी बात है, जो प्रॉपर्टी लेट आउट होगी उसी से इनकम जनरेट होगी। लेकिन हमारे इस चैप्टर में प्रॉपर्टी जो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है, जिसमें आप रहते हैं, उसकी भी इनकम निकाली जाएगी। और बल्कि हम तो कुछ प्रॉपर्टीज को जबरदस्ती डीम्ड टू बी लेट आउट मान लिया करेंगे। सर इनकम तो उसी प्रॉपर्टी की होगी ना जो लेट आउट हो। नहीं बेटे, इस चैप्टर में लेट आउट की भी इनकम निकलेगी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की भी इनकम निकलेगी, और कभी कभी मैंने प्रॉपर्टी किराए पर नहीं भी दे रखी तब भी सरकार कहेगी मैंने मान लिया कि आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट है, तो उसकी भी इनकम निकलेगी। अच्छा, लेकिन कमाल की बात यह है कि आपकी प्रॉपर्टी कैसी भी क्यों ना हो, निकलेगी 23 माइनस 24। ठीक है सर। ये लेट आउट कैसी कैसी हो सकती है। अब लेट आउट के अंदर भी बेटे बहुत सारे अलग अलग केस बन सकते हैं। पहला केस, प्रॉपर्टी लेट आउट फॉर फुल ईयर, पूरा साल आपकी प्रॉपर्टी किराए पर थी। दूसरा सर, प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जो लेट आउट थी लेकिन कुछ पीरियड के लिए वो प्रॉपर्टी खाली भी रह गई, वेकेंट रह गई। ठीक है। और ऐसी भी प्रॉपर्टी हो सकती है जो कि पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट किराए पर दी गई और पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ ऑक्यूपाइड, हम उसमें खुद रहे। तो एक प्रॉपर्टी थी सर, मैंने उसको 7 मंथ्स के लिए किराए पे दिया, फिर मुझे जरूरत पड़ गई, मैंने खाली करवा लिया और खाली करवा के मैं उसमें रहने लग गया। सेल्फ ऑक्यूपाइड में भी बेटे दो तरह की प्रॉपर्टीज मेरे पास होती हैं। एक तो वो जो कि मैं एक्चुअली सेल्फ ऑक्यूपाई करता हूं, और दूसरा जो मैं सेल्फ ऑक्यूपाई नहीं कर पाता हूं ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट और द बिजनेस।
मेरी नौकरी या बिजनेस में कुछ ऐसी बात थी जिसकी वजह से मैं अपनी प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाई नहीं कर पाया। ये बहुत सारे केसेस हमारे पास बेटे इस चैप्टर में आएंगे, लेकिन आपको बताना है कि आपको अपने दिमाग को ना कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि कोई भी केस क्यों ना हो, सभी केस में एक ही काम करना है, 23 माइनस 24, दैट्स इट। तो हो सकता है कि आपके माइंड में कल को कंफ्यूजन हो कि बहुत सारे केसेस बनते हैं, तो आप मेरी बात को ध्यान से समझना कि सभी प्रॉपर्टीज एक ही जैसी हैं। ठीक है, अगर मैं ये इतने सारे केस सब बंद कर दूंगा तो दो ही बातें होती है, या तो मेरी प्रॉपर्टी लेट आउट होती है या फिर मेरी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड होती है, दैट्स इट। और अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, क्योंकि आपने इनकम कंप्यूट करनी है, तो इनकम कंप्यूट करनी है तो फिर 23 माइनस 24 करना है। तो आइए मेरे साथ साथ सभी बच्चे लिखेंगे कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैसी हाउस प्रॉपर्टी, ऐसी हाउस प्रॉपर्टी जो कि लेट आउट थी, किराए पर दी गई थी। ठीक है, सारी की सारी बातें पहले यहां पर लाके फोकस करेंगे कि सर मेरी प्रॉपर्टी किराए पर दी गई थी। ठीक है, अब गवर्नमेंट कहती है कि आपकी प्रॉपर्टी का हम सबसे पहले कंप्यूट करेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। और इस काम के लिए आपको सेक्शन 23 का सबसेक्शन 1 पढ़ना होगा, पढ़ाएंगे। ठीक है, फिर इस ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से आपको माइनस करने हैं म्युनिसिपल टैक्सेस। ये भी उसी 23(1) में ही लिखे हुए हैं कि म्युनिसिपल टैक्सेस को माइनस कर लेना। उसके बाद ये जो अमाउंट आएगा इसे बोलते हैं नेट एनुअल वैल्यू। और फिर नेट एनुअल वैल्यू में से आपको माइनस करनी है डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। और इसमें दो डिडक्शंस गवर्नमेंट आपसे कहती है कि आप लेस कर सकते हैं, और पहली डिडक्शन को हम लोग बोलते हैं स्टैट्यूटरी या स्टैंडर्ड डिडक्शन, कुछ भी कह सकते हैं, स्टैट्यूटरी कहो स्टैंडर्ड कहो एक ही बात है। और दूसरी आप इसमें से माइनस कर सकते हैं इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। और इन दोनों को माइनस करने के बाद ये जो आपकी वैल्यू बचेगी, इसी वैल्यू को हम बुलाते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बताइए जी, यहां तक नोट हो गया? हां सर, यहां तक हमने नोट कर लिया। तो आइए अब मेरे साथ समझना शुरू करते हैं एनुअल वैल्यू। ठीक है, अब सभी बच्चे मेरे साथ साथ ध्यान से देखेंगे कि अगर आपकी मैं एनुअल वैल्यू की बात करूं तो आपको सेक्शन 23 में जाना होगा। सेक्शन 23 में क्या लिखा है, आपको सेक्शन याद करने की जरूरत ही नहीं होती, आपको तो सिर्फ मुद्दे की बात करनी होती है। सेक्शन 23 में सबसे पहला सेक्शन कहता है कि क्या आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट थी। मैंने कहा हां, मेरी प्रॉपर्टी लेट आउट थी। अब इसमें दो बातें लिखी हुई हैं, क्या आपकी प्रॉपर्टी वैकेंट थी। मैंने कहा नहीं जी, मेरी प्रॉपर्टी पूरे 12 महीने के लिए किराए पे थी। दूसरा, हां मेरी प्रॉपर्टी किराए पे थी लेकिन वैकेंट भी रही। तो लॉ कहता है कि 23(1) में 23(1)A और 23(1)B ये दोनों समझ लो। और अगर आपकी प्रॉपर्टी वैकेंट थी तो A, B और C तीनों को समझ लो। ठीक है सर, आप हमें बताइए कि ये A और B क्या है। सभी बच्चे अब मेरे साथ साथ समझना शुरू करेंगे। मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं एनुअल वैल्यू, और मैंने ये बातें आपको बता दी हैं कि मैं सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूं एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि लेट आउट थी और जिसमें कोई भी वैकेंसी नहीं थी। सर क्यों? क्योंकि वैकेंसी नहीं थी तो पहले दो ही सेक्शंस पढ़ने हैं, और जब वैकेंसी आएगी तो फिर तीसरा सेक्शन भी जुड़ जाएगा। तो पहले मैं ये दो तो पढ़ा लूं, सिंपल से दो।
ठीक है सर। तो हमारा 23(1) कहता है ए के एनुअल वैल्यू इज एक्सपेक्टेड रेंट, और ये एक्सपेक्टेड रेंट जो होगा ना, ये एनुअल होगा। अब बेटे गवर्नमेंट, ये जो हमारा हेड है, हाउस प्रॉपर्टी का जो हमारा हेड है, इसमें गवर्नमेंट कहती है कि मैं आपकी एक्चुअल इनकम को नहीं देखूंगी, यहां पर हम आपकी नोशनल इनकम को देखेंगे। यानी मेरी रियल इनकम अलग होगी, लेकिन गवर्नमेंट मेरी इनकम अलग टैक्स करेगी। ये बात मैंने आपको समझानी है। सबसे पहले गवर्नमेंट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को किराए पे देगा, तो गवर्नमेंट को लगता है वो हमें शायद सच ना बोले। किराया कुछ लेगा और उसे पता चलेगा कि मुझे सरकार को टैक्स देना है, तो हो सकता है वो बातों को सच सच ना कहे। इसीलिए गवर्नमेंट कहती है कि हम सबसे पहले एक प्रॉपर्टी का ये देखेंगे कि उसकी प्रॉपर्टी कमा क्या सकती थी। बताइए जी, एनुअल वैल्यू क्या होती है? तो एनुअल वैल्यू पहले यह देखा जाता है कि आपकी प्रॉपर्टी का एक्सपेक्टेड रेंट क्या था। सर अब यह कौन बताएगा मेरी प्रॉपर्टी का एक्सपेक्टेड रेंट क्या हो सकता था? गवर्नमेंट ने कहा इसका भी तरीका है। गवर्नमेंट ने कहा कि सबसे पहले तो हम आपसे पूछेंगे कि आपकी प्रॉपर्टी की म्युनिसिपल वैल्यू क्या है। और बच्चा मुझसे पूछ रहा है सर ये म्युनिसिपल वैल्यू क्या होती है? अब बेटे आपका मकान जिस भी जगह पर होगा, उस एरिया को कोई ना कोई म्युनिसिपैलिटी मेंटेन करती होगी। आजकल बारिश का मौसम है, मच्छर पैदा हो सकता है, तो मच्छर पैदा होगा तो म्युनिसिपैलिटी की ड्यूटी होती है कि वो आपके एरिया के अंदर मेंटेन करे कि मॉस्किटो की ब्रीडिंग ना हो। हमारे इलाके में प्रॉपर सड़क नहीं है, तो म्युनिसिपैलिटी की ड्यूटी है सड़कों का भी इंतजाम करना है, ठीक है, ड्रेनेज का भी इस्तेमाल करना है, सब चीजों का इस्तेमाल करना है, म्युनिसिपैलिटी की ड्यूटी है। और इसके लिए म्युनिसिपैलिटी मेरे से टैक्स भी लेती है, जिसको हम बोलते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस। तो क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली में अलग अलग एरिया की अलग अलग म्युनिसिपैलिटीज हैं। जैसे हम नॉर्थ दिल्ली में रहते हैं, तो नॉर्थ दिल्ली में एमसीडी काम करती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। और अगर आप दूसरे एरिया में जाएंगे दिल्ली के, तो वहां पर एनडीएमसी भी है, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी है, ठीक है। तो जिस एरिया में आप रहते हैं, उस एरिया की एक गवर्नमेंट अथॉरिटी है जिसको बोलते हैं म्युनिसिपैलिटी, और वो म्युनिसिपैलिटी आपसे टैक्स चार्ज करती है। और टैक्सेस चार्ज करने के लिए वो एक परसेंटेज का फॉर्मूला लगाती है। तो वो परसेंटेज किस वैल्यू पर कंप्यूट किया जाता है, उस वैल्यू को हम बोलते हैं म्युनिसिपल वैल्यू। अब गवर्नमेंट ने यह जानना था कि मेरी प्रॉपर्टी की क्या कमाई हो सकती थी, तो गवर्नमेंट ने कहा कि आपकी म्युनिसिपैलिटी की जो वैल्यू होगी उसको ले लेंगे, ठीक है। दूसरा, गवर्नमेंट ने कहा इसके साथ साथ हम आपका फेयर रेंट देखेंगे। सर फेयर रेंट क्या होता है? ठीक है, मान लीजिए मैंने आपसे पूछा, आप बताइए आप किस एरिया से आते हैं? सब बच्चे सर कह हम तो अलग अलग एरिया से आते हैं। मैंने आपसे पूछा कि ना मुझे एक मकान लेना है, अगर मैं आपके एरिया में मकान लेना चाहूं तो आपको क्या लगता है क्या रेंट चल रहा है? मुझे क्या माइंड में लेके किसी से डिस्कस करना चाहिए कि इस एरिया में क्या रेंट चल रहा होगा? तो आप कहोगे सर मैं आपको ग्रॉसली या मोटा मोटा बता सकता हूं कि हमारे एरिया में रेंट 20,000 रुपए पर मंथ चल रहा है। उसी को बोलते हैं फेयर रेंट। जब मैं मकान लेने जाऊंगा तो हर एक मकान मालिक के साथ अलग अलग डिमांड होगी और अलग अलग नेगोशिएशन होगा, लेकिन एक फेयर आइडिया तो लेना पड़ता है ना हर चीज का। तो जिस एरिया में आपका मकान है, उस एरिया में मार्केट के अकॉर्डिंगली क्या रेट चल रहा है, दैट इज कॉल्ड फेयर रेंट। सर अब ये फेयर रेंट तो बड़ी मुसीबत की बात है। मैंने कहा यस है, तो दिक्कत की बात। ये म्युनिसिपल वैल्यू में दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट अथॉरिटी है, आपको एक मिनट पता लग जाएगा। म्युनिसिपल वैल्यू पता लगाना बहुत सरल है, फेयर वैल्यू पता लगाना कठिन है। जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन फिर भी
फिर भी गवर्नमेंट ने डाला हुआ है कि कोई बात नहीं, जो भी फेयर रेंट होगा हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, और मुझे तो फेयर रेंट क्वेश्चन के अंदर दिया होगा, तो मैं टेंशन में क्यों रहूं। ठीक, बस एक बार आप रीड कर लीजिए, ये पेज नंबर 115 दिया हुआ है बुक का। टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू। तो एनुअल वैल्यू क्या होती है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले आप ये देखिए कि म्युनिसिपल वैल्यू क्या होती है। ये वो वैल्यू होती है जो कि म्युनिसिपल अथॉरिटीज म्युनिसिपल टैक्स लगाने के लिए डिटरमिन करती हैं। ठीक है, और ये जो म्युनिसिपल अथॉरिटीज की जो हाउस टैक्स या म्युनिसिपल टैक्सेस होते हैं ना, ये एनुअल लेटिंग वैल्यू पर बेस्ड होते हैं। तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड से हम ये वाली वैल्यू उठा लेते हैं। दूसरा होता है फेयर रेंट। Fair rent is the rent which a similar property can fetch in the same or similar locality if it is let for a year। इसका मतलब बहुत साफ साफ है कि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके इलाके में रेंट क्या चल रहा है। ठीक है, अब सर ये दोनों वैल्यू पता चल गई, तो अब क्या करेंगे। गवर्नमेंट कहती है एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा, दोनों का हायर। इन दोनों में से जो भी हायर वाली वैल्यू आएगी ना, वो गवर्नमेंट रख लेगी। ये गवर्नमेंट की बहुत अच्छी आदत है, अपने बेनिफिट की बात करेगी गवर्नमेंट। इसका मतलब अगर म्युनिसिपल वैल्यू कम है तो गवर्नमेंट फेयर रेंट को मान लेगी कि यही आप कमाते, अगर आप प्रॉपर्टी किराए पर देते तो यही आपकी कमाई होनी थी। अगर फेयर रेंट कम है, म्युनिसिपल वैल्यू ज्यादा है, तो गवर्नमेंट फिर म्युनिसिपल वैल्यू को यहां रख देगी। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने देखा कि म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में से क्या चीज, कौन सी वाली वैल्यू हायर है। अब इसमें कुछ कठिनाई शुरू हो गई। क्या कठिनाई शुरू हो गई सर, एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूं। मान लीजिए म्युनिसिपल वैल्यू थी 1,20,000। मैं लिख देता हूं, इससे आपकी कंसंट्रेशन बनेगी। म्युनिसिपल वैल्यू थी 1,20,000 और फेयर रेंट था 1,50,000। तो गवर्नमेंट तो बहुत अच्छी बात करती है, टैक्स लेना है, जो ज्यादा वैल्यू है उसको ले लो। तो 150 की वैल्यू उन्होंने ले ली। अब एक असेसी बहुत परेशान हुआ। उसने कहा कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी बहुत पहले, मैंने नहीं, मेरे पिताजी ने या मेरे दादाजी ने एक प्रॉपर्टी किराए पर दी थी किसी को। और फिर पहले का जमाना बहुत शरीफ होता था, लोग अपने किराएदार को कहते नहीं थे कि 11 महीने के बाद चले जाओ। आजकल तो दुनिया कहती है 11 महीने हो गए, बस आप मकान खाली कर दो। तो सर मेरे दादाजी ने किसी को मकान दिया था, उस मकान में वो व्यक्ति रहता रहा। मेरे दादाजी ने कभी नहीं कहा उसे मकान छोड़ के जाने को, वो रहता रहा, फिर उसके बच्चे रहते रहे, फिर उसके पोते रहते रहे। अब उनकी सेकंड जनरेशन यहां पर रह रही हैं, और हमें जो किराया मिलता है वो मिलता है केवल 2,000 रुपए महीना। दिल्ली में ऐसे कई आपको प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी जहां पर बहुत ही 2,000 रुपए भी मैंने शायद ज्यादा कह दिया, वो 100 रुपए महीने का रेंट देते हैं। अब आप कहोगे कि सर 100 रुपए महीने का भला क्या रेंट होता है, अपना मकान खाली करवा लो। तो भाई मकान मालिक कहा कैसे खाली करवा लूं, लॉ बना हुआ है, खाली नहीं करवा सकता। कोर्ट में भी जाऊंगा तो भी खाली नहीं करवा सकता। तो लॉ ने एक और एक्ट बना रखा है जिसे हम बोलते हैं रेंट कंट्रोल एक्ट। उस रेंट कंट्रोल एक्ट ने एक मिनिमम रेंट डिसाइड कर रखा है। अब आप उसे मिनिमम कहो सर, मैं कहूंगा वो तो एक ही रेंट है, मिनिमम क्या और मैक्सिमम क्या। तो रेंट कंट्रोल एक्ट के कारण एक रेंट फिक्स हो रखा है, और मैं उससे ज्यादा रेंट अपने टेनेंट से मांग नहीं सकता, और उससे मकान खाली भी नहीं करवा सकता। दुखी हूं कि जिस जगह का रेंट 10,000 रुपए महीना होना चाहिए था, उस जगह का रेंट वो सिर्फ मुझे 2,000 रुपए महीने देता है। इतना कम देता है। खाली मैं करवा नहीं सकता, रेंट में बढ़ा नहीं सकता। वो कोर्ट में जाके बोलता है कि देखो रेंट कंट्रोल एक्ट देख लो, मैं गलत किराया नहीं दे रहा। ऊपर से गवर्नमेंट मुझे कहती है कि आपकी प्रॉपर्टी की इनकम तो हो गई 1,50,000। बताओ दुख होगा नहीं होगा। एक तो मैं ये कमा नहीं रहा,
दूसरा, कोर्ट ही मुझे कहती है कि नहीं, आपकी प्रॉपर्टी 2000 से ज्यादा की इनकम कमा ही नहीं सकती क्योंकि रेंट कंट्रोल एक्ट में फंस गई है प्रॉपर्टी। तो असेसी ने कोर्ट में दरवाजा खटखटाया कि देखिए जज साहब, आप कहते हो कि 2000 से ज्यादा किराया नहीं हो सकता और ये कहते हैं 150। तो गवर्नमेंट ने ये जो रूल बनाया हुआ है ना, इसे कोर्ट ने थोड़ा सा बदल दिया। अब कोर्ट ने कहा कि जिस भी प्रॉपर्टी में रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल है, उस प्रॉपर्टी का एक स्टैंडर्ड रेंट भी होगा एज पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। तो गवर्नमेंट ने कहा, इफ स्टैंडर्ड रेंट इज एप्लीकेबल, if standard rent is applicable, then expected rent cannot exceed standard rent। सर, इसका मतलब यह हुआ कि अगर मेरी प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड रेंट है, अब हर किसी प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड रेंट नहीं होता, तो दो बातें हैं। सर, स्टैंडर्ड रेंट नहीं है तो क्या होगा? सर, स्टैंडर्ड रेंट है 2000 पर मंथ है, तो 2000 पर मंथ को एनुअल कन्वर्ट कर दो, ये हो गया 24,000 रुपए पर एनम। अब हमारी गवर्नमेंट कहती है कि अगर स्टैंडर्ड रेंट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बात ही खत्म हो गई। अब आपको इसी वैल्यू को मानना होगा एक्सपेक्टेड रेंट, क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट नहीं है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड रेंट है तो ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट लग जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि अगर स्टैंडर्ड रेंट है तो एक्सपेक्टेड रेंट कैन नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट। इसका मतलब ये 150 इस 24,000 को एक्सीड नहीं कर सकता। तो दैट मीन्स मेरी एक्सपेक्टेड रेंट कितनी हो जाएगी? 24,000। अब बच्चा कहता है, सर अगर थ्योरेटिकली मान लेता हूं, क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट के रेंट ना बहुत कम है, थ्योरेटिकली मैंने मान लिया कि स्टैंडर्ड रेंट था 180। तीसरा केस, इन दोनों की हायर वैल्यू 150 होती और ये स्टैंडर्ड रेंट 180 होता, तो भी तो ये रूल अप्लाई हो जाता। हां, कोर्ट ने कहा है कि स्टैंडर्ड रेंट अगर है तो एक्सपेक्टेड रेंट स्टैंडर्ड रेंट से अधिक नहीं होना चाहिए। मैंने कहा मेरा स्टैंडर्ड रेंट है 150 और सॉरी, मेरी हायर वैल्यू है 150 और स्टैंडर्ड रेंट है 180। तो गवर्नमेंट ने कहा ये वाली वैल्यू स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट कह रही है कि ये ज्यादा नहीं है, तो इसका मतलब साफ हो गया। इसका मतलब ये वाली वैल्यू अब आएगी 150। रूल को ध्यान से सुनिए, स्टैंडर्ड रेंट इस वाली हायर वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकता। अब इसे इंटरप्रेट करना है, तो इंटरप्रेट करने के लिए ये जो दोनों की वैल्यूज का आपने हायर निकाला और ये जो आपने स्टैंडर्ड रेंट निकाला, इन दोनों का लोअर, सरल भाषा में कहूं तो ये रिजल्ट निकल के आता है कि म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों वैल्यू में से जो हायर है पहले वो कैलकुलेट करो, फिर स्टैंडर्ड रेंट लिखो और फिर इस वैल्यू और स्टैंडर्ड वैल्यू दोनों में से जो लोअर वैल्यू है वो वाली वैल्यू एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगी। और इसमें ये जो डिसीजन था ना, ये पूरी तरह से कवर हो जाएगा। कोर्ट का डिसीजन था कि आपकी ये जो वैल्यू निकलेगी ये स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पहले केस में सर स्टैंडर्ड रेंट नहीं था इसलिए कोई दिक्कत नहीं आई। दूसरे केस में मेरा स्टैंडर्ड रेंट कम था, तो ये वाला लॉ बीच में आ गया कि आपकी एक्सपेक्टेड रेंट स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकती, इसीलिए मैंने इसे कम करके 24 कर दिया। तीसरे केस में मैंने लिया हायर वैल्यू 150, स्टैंडर्ड रेंट 180 और स्टैंडर्ड रेंट, सॉरी, ये हायर वैल्यू स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकती, तो ये वैल्यू कम ही थी तो मैंने सेम वैल्यू ले ली। अब इसको सरल तरीके में अगर कोई मुझे कहे कि सर सरल तरीके से बताइए, तो मैंने कहा सरल तरीके से ये कहलाएगा कि ये हायर वैल्यू
और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर। ये होती है एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, तो मैं दोबारा से लिखूं कि अब मेरे पास नट शेल में रिजल्ट क्या आया। नट शेल में मेरे पास रिजल्ट ये आया कि एक्सपेक्टेड रेंट होता है म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर, और उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट। इन दोनों को कंपेयर करो, विच एवर इज लोअर। आइए जी, बच्चा पूछ रहा है कि सर जरा एक बार बुक से रीड कर लेते हैं। मैंने कहा चलिए। हाउ टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रेंट, ये बुक का पेज नंबर 116 मैंने खोला हुआ है। तो हायर ऑफ फॉलोइंग टू, और फॉलोइंग टू क्या है, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, यानी म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट इन दोनों का हायर। पहले तो यही कहा, लॉ ने यही कहा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शीला कौशिश ये केस हुआ, और अमोलक राम खोसला ये वाला केस भी हुआ। दो दो केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर प्रॉपर्टी किराए पर दी गई है और उसके ऊपर रेंट कंट्रोल एक्ट लगता है तो फिर उसका स्टैंडर्ड रेंट भी फिक्स्ड होगा। ठीक है, और बिना स्टैंडर्ड रेंट को देखे हुए आप बोनाफाइड एनुअल वैल्यू नहीं निकाल सकते। बोनाफाइड का मतलब होता है ईमानदारी से एनुअल वैल्यू नहीं निकाल सकते। और इन दोनों जजमेंट ने साफ तौर पर कोर्ट ने कहा कि एनुअल वैल्यू 23(1)(a) में जो आप निकाल रहे हो, ये जो वैल्यू आप निकाल रहे हो, कैन नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट। वो स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन ये स्टैंडर्ड रेंट से लोअर हो सकती है। आपकी हायर वैल्यू स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन ये वैल्यू स्टैंडर्ड रेंट से कम हो सकती है। और इसी को सरल भाषा में मैंने आपको लिख के दिखा दिया कि हायर वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, ये कंप्यूट कर लेना और फिर इसे नाम देना आप एक्सपेक्टेड रेंट। अब आया मेरे पास 23(1)(b). 23(1)(b) ने लिखा कि इफ एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल ARRR, इफ एक्चुअल रेंट, सबसे पहले गवर्नमेंट ने कहा कि आप एक्सपेक्टेड रेंट को ढूंढ लो। हमने ढूंढ लिया। अगर हम इसी केस को लेके चलते हैं, मान लो मेरे पास ये वाला केस कंटिन्यू हो रहा है, तो ये 150 हो गई, और अगर ये केस कंटिन्यू हो रहा है तो 24 हो गई। अब गवर्नमेंट ने कहा अगर एक्चुअल रेंट इज मोर देन एक्सपेक्टेड रेंट अंडर सेक्शन 23(1)(a), अगर आपका एक्चुअल रेंट इस वैल्यू से अधिक है तो आप सच बोल रहे हैं, देन एनुअल वैल्यू इज इक्वल टू ARRR। अगर एक्चुअल रेंट इस एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है तो गवर्नमेंट कह रही है आप सच बोल रहे हो, आपकी एनुअल वैल्यू हम एक्चुअल रेंट को मान लेंगे। ठीक है, और मैंने कहा अगर ये कम हुई तो सरकार कह रही है कि फिर ऊपर वाली वैल्यू अप्लाई हो जाएगी। तो इसको नट शेल में ऐसे लिखेंगे, नाउ व्हाट इज द समरी ऑफ 23(1)(a) और B। इन दोनों को अगर मैं मिला के समझाऊंगा तो क्या होगा। सबसे पहले मैं लूंगा
म्युनिसिपल वैल्यू, ये गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड की हुई वैल्यू है। दूसरी वैल्यू फेयर रेंट, बाजार में हलचल चल रही है कि ये किराया होना चाहिए। बताइए इन दोनों का क्या निकालूंगा? इन दोनों का निकालूंगा मैं हायर। फिर मैं सवाल में पूछूंगा स्टैंडर्ड रेंट। तो स्टैंडर्ड रेंट मुझे क्वेश्चन में मिल जाएगा। उसके बाद मैं क्या लूंगा? अगर स्टैंडर्ड रेंट है तो मैं लूंगा दोनों का लोअर। और जानते हो ये जो दोनों का लोअर होता है ना, इसको हम बुलाते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। ये सारा का सारा 23(1)(a है, ये ऊपर वाला 23(1)(a। अब गवर्नमेंट ने कहा कि अब आप बताओ आपका एक्चुअल रेंट था कितना, जिसे मैंने नाम दिया ARRR। ये 23(1)(a की वैल्यू है और ये 23(1)(b की वैल्यू है। अब गवर्नमेंट ने कहा कि अब इन दोनों को कंपेयर कर लो और इन दोनों में से जो भी वैल्यू आपकी अधिक निकलेगी, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, दोनों में से जो भी वैल्यू आपकी हायर होगी उसी को गवर्नमेंट नाम देती है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्लियर हो गई? ठीक है। और इसी को हम कंप्यूट करना आपको सिखाएंगे। ये सारी की सारी बातें आपको इस पैराग्राफ में समझ में आ जाएंगी। ये लिखा हुआ है कि 23(1)(a को और b को अगर हम पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज लेट कैसे निकाली जाएगी। तो सबसे पहले आपको निकालना होगा एक्सपेक्टेड रेंट, फिर इसे कंपेयर करना होगा विद एक्चुअल रेंट, और जो बी नंबर क्लॉज में हमने पढ़ के समझा वो ये समझा कि अगर एक्चुअल रेंट मोर देन एक्सपेक्टेड रेंट है, अगर एक्चुअल रेंट मोर देन एक्सपेक्टेड रेंट है तो फिर गवर्नमेंट कहेगी कि एनुअल वैल्यू शैल बी एक्चुअल रेंट, क्योंकि वो वाली वैल्यू अधिक है। जबकि इसके विपरीत अगर एक्चुअल रेंट लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट हुआ, वो कम हुआ, तो फिर गवर्नमेंट अपना पैतरा बदल के एनुअल वैल्यू को एक्सपेक्टेड रेंट मान लेगी। तो इसका मतलब बहुत साफ हो गया ना, एक्सपेक्टेड रेंट अधिक है तो एनुअल वैल्यू एक्सपेक्टेड रेंट है, अगर एक्चुअल रेंट अधिक है तो एनुअल वैल्यू एक्चुअल रेंट है। समझ में आया? बिल्कुल सिंपल। जो वैल्यू अधिक है वही एनुअल वैल्यू है। ठीक है, तो अगर एक्सपेक्टेड रेंट अधिक है तो एनुअल वैल्यू एक्सपेक्टेड रेंट है, अगर एक्चुअल रेंट अधिक है तो एनुअल वैल्यू एक्चुअल रेंट है। तो यही इसका रिजल्ट निकला कि एक्सपेक्टेड रेंट एक्चुअल रेंट दोनों का हायर। ठीक है सर, आइए छोटा सा आसान सा एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल का नाम है इलस्ट्रेशन नंबर 5.1। इलस्ट्रेशन नंबर 5.1 और इसमें हमारे पास दिए हुए टोटल 6 केसेस, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 केसेस हैं। सॉरी, यहां लिखा हुआ है कि आर ओन 6 हाउसेज इन दिल्ली, डिटेल्स ऑफ विच आर एज अंडर। मतलब आर के पास 6 मकान है और अभी मान लो कि ये 6 के 6 मकान लेट आउट हैं। तो गवर्नमेंट ने इनकी म्युनिसिपल वैल्यू आपको बता दी, गवर्नमेंट ने इनकी फेयर रेंटल वैल्यू आपको बता दी, स्टैंडर्ड रेंट आपको बता दिया गया और एक्चुअल रेंट आपको बता दिया गया, और आपसे पूछा गया कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू बताइए इन सभी मकानों की कैसे कैसे आएगी।
वैसे तो आप खुद कोशिश करना चाहें तो खुद आप कोशिश कर सकते हैं। लीजिए, वीडियो को रोकिए और इन सारे केसेस में ट्राई कीजिए। और अगर आप घबराते हैं तो फिर आप मेरे पीछे पीछे कॉपी कीजिए। पहला क्वेश्चन है, सर थोड़ा सा सफाई से कर दो। मैंने कहा लो, सबसे पहले तो मुझे ये देख करके बता दो कि म्युनिसिपल वैल्यू क्या है, फिर मुझे बता दो फेयर रेंट क्या है, फिर मुझे बता दो इन दोनों में से हायर वैल्यू कौन सी है, फिर मुझे बता दो स्टैंडर्ड रेंट कितना है, फिर सर मैं पूछूंगा इन दोनों वैल्यू में से लोअर क्या है, और जो लोअर वाली वैल्यू होगी ना उसका नाम हो जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि ये बताइए ए ट्रिपल आर कितना है। उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा बताओ जीएवी कितनी है। और ये काम एकदम सरल है, छोटे छोटे बच्चे करते हैं। सर हम भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं। मैंने कहा ठीक है, फटाफट वैल्यू डालो। पहले केस में म्युनिसिपल वैल्यू है 2 लाख, फेयर रेंट है 2,40,000, स्टैंडर्ड रेंट एप्लीकेबल ही नहीं है, और एक्चुअल रेंट दिया हुआ है 1,80,000। आंसर बाद में निकालेंगे, सेकंड केस में चलते हैं। 2,40,000, फेयर रेंट है 3 लाख, और स्टैंडर्ड रेंट है 240, एक्चुअल रेंट है 360। थर्ड केस 360, 420, 480, और लास्ट केस है 4,50,000। 4 लाख, 4,20,000, 5 लाख और 5 लाख। स्टैंडर्ड रेंट 5 लाख, 3 लाख, नॉट एप्लीकेबल 480, एक्चुअल रेंट है 480, 3,60,000, 540 और 4,20,000। चलिए जी, सभी बच्चे वीडियो को रोकेंगे और इन सभी के अमाउंट कंप्यूट करके दिखाएंगे। मैं मान के चल रहा हूं कि आपने ट्राई कर लिया है। सर पहले तो देखेंगे म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों का हायर क्या था, 240। स्टैंडर्ड रेंट था नहीं तो एक्सपेक्टेड रेंट हो गया 240, और एक्चुअल रेंट है 180। तो गवर्नमेंट कहेगी एक्चुअल रेंट को भूल जाओ, एक्सपेक्टेड रेंट ही आपकी जीएवी है। दूसरा केस, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट दोनों का हायर, ये हायर वैल्यू स्टैंडर्ड रेंट दोनों का लोअर। अब गवर्नमेंट कह रही है कि आपकी इनकम होनी चाहिए थी 240, लेकिन व्यक्ति कह रहा है कि मैं तो किराया लेता हूं 360। तो गवर्नमेंट ने कहा आप सच कह रहे हैं, 360। यानी बी क्लॉज लगा, यहां पर ए क्लॉज से आंसर निकला, बी को इग्नोर किया गया। म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट दोनों में से क्या अधिक है, हायर वैल्यू स्टैंडर्ड रेंट दोनों में से क्या वैल्यू कम है। अब गवर्नमेंट कह रही है कि आपकी रेंट होना चाहिए था 4 लाख, आप कह रहे हो मैं लेता हूं 480, गवर्नमेंट कह रही है आप सच कह रहे हैं 480। यानी 23(1) बी लगा,
420 420 तो दोनों ही बराबर हैं। 420 3 लाख तो 3 लाख लोअर है। एक्सपेक्टेड रेंट 3 लाख, आप रेंट कमाते हैं 360 तो आप सच बोल रहे हैं। बी क्लॉज। 480 और 5 लाख दोनों का हायर है नहीं। 5 लाख आपका एक्चुअल रेंट ठीक है। 450 और 5 दोनों में से हायर, इन दोनों में से लोअर। गवर्नमेंट कह रही है जी आपकी प्रॉपर्टी की इनकम होनी चाहिए 480। एज पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आपकी इनकम होनी चाहिए 480। आप कह रहे हो सर मैं तो लेता हूं रेंट 420। गवर्नमेंट कह रही है ना, अब हम आपका किराया इग्नोर करके ये वाली वैल्यू ले लेंगे। ए केस एप्लीकेबल हो गया। अब एसएससी कह रहा है लेकिन सर मैं तो जेन्युइनली 420 लेता हूं। गवर्नमेंट कह रही है लेते होगे, लेकिन हम आपकी इनकम कितना मानेंगे 80,000, 4,80,000। तो मेरे पास तो सर इनकम आई नहीं। तो गवर्नमेंट ने कहा हमने मान लिया आपके पास इनकम आ गई। इसलिए इस चैप्टर में कई बार रियल इनकम को इग्नोर करके गवर्नमेंट नोशनल इनकम को टैक्स कर देती है। ठीक है सर, पहला पार्ट तो मेरा खत्म हो गया। और अगर खत्म नहीं हुआ तो एटलीस्ट मैंने छोटी सी बात अभी जान ली, बाकी डिटेल में चर्चा और करेंगे। मैंने फिलहाल ये जान लिया कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेट आउट के केस में एक सिंपल केस में कैसे निकाली जाएगी। ठीक है, अब इसमें से माइनस करना होता है म्युनिसिपल टैक्सेस, तब जाके मेरी आती है नेट एनुअल वैल्यू। तो गवर्नमेंट ने लिखा है, पढ़िए, टैक्सेस लेविड बाय लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी का मतलब है म्युनिसिपल अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ योर प्रॉपर्टी, दैट इज म्युनिसिपल टैक्सेस। और कई लोग ना इसे हाउस टैक्स भी बुलाते हैं। तो आपकी प्रॉपर्टी का म्युनिसिपल टैक्स या हाउस टैक्स आपसे लिया होगा, ठीक है, लिया था सर, वो आप घटा सकते हैं टू बी डिडक्टेड। तो मैंने फॉर्मेट में लिखा हुआ था ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेस म्युनिसिपल टैक्सेस। लेकिन लॉ कहता है इसकी कुछ शर्तें हैं। हमने कहा ठीक है, क्या शर्तें हैं? लॉ कहता है कि अगर ये दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हों तो ही आप म्युनिसिपल टैक्सेस को डिडक्ट कर सकते हो। पहली, म्युनिसिपल टैक्सेस हैव बीन बोर्न बाय द ऑनर। इसका मतलब बहुत साफ है कि अगर म्युनिसिपल टैक्सेस बोर्न बाय टीनेंट हुआ तो नो डिडक्शन इज अलाउड। बोर्न का मतलब होता है अल्टीमेटली किसकी पॉकेट पर उसका प्रभाव पड़ा। ऑनर कहता है जी हाउस टैक्स मैं जमा करता हूं, लेकिन वो अपने लैंडलॉर्ड से रिकवर कर लेता है। तो गवर्नमेंट कह रही है तो फिर तो आपकी इनकम घटी थोड़ी ना, तो हम भी नहीं घटाएंगे। वैसे हर मकान मालिक खुद ही हाउस टैक्स या म्युनिसिपल टैक्स भरता है। तो गवर्नमेंट कह रही है आप रेंट लेते हैं और आप हाउस टैक्स भरते हो तो आप उसे माइनस कर सकते हो। यानी पहली कंडीशन ये है कि आप अपना हाउस टैक्स टेनेंट से नहीं भरवाएंगे, और अगर खुद भरते हैं तो अपने टेनेंट से रिकवर भी नहीं करेंगे। यानी रियली में आपका खर्चा हुआ है तभी हम आपकी इनकम को कम करेंगे। दूसरा, these have been actually paid during the previous year। अब जब हम अकाउंट्स में इनकम निकालते हैं तो हम लोग दो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इनकम निकालते हैं। पहला होता है कैश बेसिस, जिसमें हम खर्चा करते हैं तो हम माइनस कर लेते हैं, और दूसरा होता है एक्रूअल या आउटस्टैंडिंग बेसिस या मर्केंटाइल बेसिस। मर्केंटाइल बेसिस कहता है कि अगर आपने खर्चा कर दिया है और पेमेंट नहीं भी की है तो भी आप अपनी इनकम निकालते हुए उस खर्चे को माइनस कर सकते हैं। लेकिन यहां पर गवर्नमेंट कह रही है कि यहां पर ऐसा नहीं होगा।
अगर आपने म्युनिसिपल टैक्स पे किया है तो माइनस कर दो, और अगर वो आउटस्टैंडिंग है तो आप उसे डिडक्ट नहीं कर सकते। मैंने कहा बताओ, अगर आउटस्टैंडिंग की अलाउ नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? गवर्नमेंट ने कहा अगर इस साल आउटस्टैंडिंग है तो हो सकता है अगले साल आप पे कर दें, जब नेक्स्ट ईयर आप पे करेंगे तो हम आपको अलाउ कर देंगे। यानी खर्चा आपको जरूर अलाउ होगा, लेकिन अलाउबिलिटी के लिए आपको चॉइस नहीं दी गई है। आपको कहा गया है कि आप एक्चुअल पेमेंट करने पर ही उसकी डिडक्शन मुझसे ले पाओगे। यानी कि आपको ऑनर को बियर करना है और ऑनर को एक्चुअली पे करना है। यानी अगर ये आउटस्टैंडिंग हुआ तो नो डिडक्शन इज अलाउड। ठीक है सर। बुक ने साफ साफ लिखा है कि ये बात आपको ऊपर बता दी गई है कि टैक्सेस की डिडक्शन आपको मिलेगी, उस प्रीवियस ईयर में मिलेगी जिस प्रीवियस ईयर में आपने इसे पे किया होगा। ठीक है, इसका मतलब अगर खर्चा ड्यू है लेकिन पे नहीं है तो इसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है आप घबराइए मत, ये म्युनिसिपल टैक्सेस जब आप पे करेंगे तो ये आपको अलाउ हो जाएंगे, इवन इफ दे रिलेट टू पास्ट ईयर्स। मतलब पिछले साल डिडक्शन नहीं मिल पाई थी क्योंकि खर्चा पे नहीं किया गया था, आउटस्टैंडिंग रह गया था, तो गवर्नमेंट कह रही है कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर हम आपको इसे अलाउ कर देंगे। जब आप पे करेंगे हम ये नहीं पूछेंगे कि ये किस ईयर का था। अगर ये पास्ट ईयर का था तो गवर्नमेंट को पता है कि फिर मैंने पास्ट में इसकी डिडक्शन तो दी नहीं है तो अब दे दूंगा। और अगर ये फ्यूचर ईयर्स का हुआ तो भी गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको फ्यूचर ईयर्स की भी डिडक्शन दे देंगे। यानी कि इसमें एक्चुअल पेमेंट होने पर ही आपको डिडक्शन अलाउड होगी। सर मेरी प्रॉपर्टी भारत से बाहर सिचुएटेड है, मैंने लंदन में प्रॉपर्टी खरीद रखी है, तो गवर्नमेंट ने कहा फिर लंदन के जो टैक्सेस होंगे ना वो आप माइनस कर सकते हो। और फिर बुक ने यह भी कहा कि ये जो वैल्यू आएगी म्युनिसिपल टैक्स को डिडक्ट करने के बाद, इसका नाम होता है नेट एनुअल वैल्यू। और फिर बुक ने लिखा है कि जब नेट एनुअल वैल्यू निकल जाएगी तो उसमें से 24 के अंदर डिडक्शंस माइनस कर लेना, आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकल आएगी। मैंने कहा चलिए ये बातें तो हमने समझ ली, और हमने सिंपल सी एक बात और सीख ली। क्या है? नोट। Municipal taxes are to be deducted if they are actually borne and paid by the owner. ठीक है, whether related to current year, पास्ट ईयर, फ्यूचर ईयर, जिस मर्जी साल का दे दो, एक ही बार डिडक्शन देनी है तो पेमेंट वाले ईयर में दे देंगे। इसमें सरकार को बड़ा फायदा है। सरकार कह रही है कि कम से कम म्युनिसिपल टैक्स नहीं मिला तो उस साल इनकम टैक्स तो ज्यादा मिलना चाहिए। सर अगर मैं म्युनिसिपल टैक्स को लेट जमा करता हूं तो फिर मेरे को इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। गवर्नमेंट ने कहा वो इंटरेस्ट और पेनल्टी की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। यानी कि लेट देने पर आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी और देना पड़ेगा, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी में केवल म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन मिलेगी, कोई इंटरेस्ट कोई पेनल्टी आप माइनस नहीं कर पाओगे। ठीक है सर। इसी बात में एक छोटा सा एग्जांपल हो जाए। मैंने कहा लो जी इलस्ट्रेशन नंबर 5.2 हो जाए। यहां लिखा है कि एक्स ओन्स 3 हाउसेज इन दिल्ली।
तीन तीन मकान का मालिक है। बताओ, यहां पर एक मकान नहीं है, वहां तीन तीन मकान है। हाउस नंबर 1 जिसमें 2 यूनिट्स हैं, हाउस नंबर 2 जिसमें 1 यूनिट है, और हाउस नंबर 3 जिसमें 3 यूनिट्स हैं। म्युनिसिपल वैल्यू, ये म्युनिसिपल वैल्यू ये जो लिखी है ये पूरे हाउस की है। फेयर रेंट अब नहीं लिखा तो ये भी पूरे हाउस का है। स्टैंडर्ड रेंट तो ये भी आपके हाउस का है। और रेंट की जो वैल्यू आपको दी हुई है, तो रेंट पर यूनिट दिया हुआ है। याद रखना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी कि सर क्या ये सभी का कंबाइंड है या इंडिविजुअल है। तो रेंट इंडिविजुअल है, बाकी सब कंबाइंड है। फिर म्युनिसिपल टैक्सेस हैं। तो हमारे क्वेश्चन का मेन पार्ट तो ये है। हम दो बातें जानते हैं कि म्युनिसिपल टैक्सेस तभी डिडक्ट होंगे जब वो ऑनर पे करेगा, टेनेंट से रिकवर नहीं करेगा, जिसे हम कहते हैं बॉर्न बाय द ऑनर, और दूसरा एक्चुअली पेमेंट होनी चाहिए। तो पहले केस में लिखा हुआ है कि ये ड्यू हैं, यानी इस केस में तो डिडक्शन मिलेगी ही नहीं। सेकंड हाउस के केस में हमने म्युनिसिपल टैक्स 8000 पे किया है लास्ट ईयर का, और 9000 ऑफ करंट ईयर ड्यू बट नॉट पेड, यानी इसकी डिडक्शन तो नहीं मिल पाएगी, इसकी डिडक्शन मिल जाएगी। और इसमें हमने 60,000 के म्युनिसिपल टैक्स पे किए हैं, जिसमें से 54,000 के एडवांस में थे। तो एडवांस से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना भी म्युनिसिपल टैक्स दोगे, जितने भी सालों का दोगे, वो हम अलाउ कर देंगे। दो बातें प्रूफ कर देना कि इसे ऑनर ने बेयर किया है और इसे ऑनर एक्चुअली पे भी किया गया है। ठीक है सर। फिर अब क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूट एनुअल वैल्यू। अब क्वेश्चन ने कहा चलो पुराना वाला भी रिवाइज कर लो और म्युनिसिपल टैक्स भी रिवाइज कर लो। मैंने कहा चलिए 3 हाउसेस के केस में सॉल्व कर देते हैं, बात खत्म। हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3। सर रट लूं? मैंने कहा हां। सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, इन दोनों का हायर निकालूंगा। स्टैंडर्ड रेंट, इन दोनों का लोअर निकालूंगा, जिसे नाम दूंगा एक्सपेक्टेड रेंट। फिर ARRR देखूंगा और फिर अपनी GAV निकाल लूंगा, और GAV में से म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करना होता है, तब मेरी नेट एनुअल वैल्यू आ जाती है। इतना तो हमने पढ़ लिया है कि पहले केस में ड्यू था 12,000 रुपए, इसलिए माइनस नहीं होगा। दूसरे केस में केवल लास्ट ईयर के 8,000 पे हुए थे, तो लास्ट ईयर वाले अलाउड होंगे, करंट ईयर वाले अलाउड नहीं होंगे। और तीसरे केस में पूरे के पूरे 60,000 अलाउ हो जाएंगे। ठीक है सर। अब आइए वैल्यू देखते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू 120, फेयर रेंट 150, स्टैंडर्ड रेंट 130, एक्चुअल रेंट 70,000 पर यूनिट, और मकान में 2 यूनिट्स हैं, तो ये हो गई 1,40,000। हाउस नंबर 2 एक ही यूनिट है, 72,000, 75,000, स्टैंडर्ड रेंट 80,000, और पर एनम रेंट है 84,000 पर यूनिट। इसमें है मेरे पास 3 यूनिट, 60,000, 75,000, स्टैंडर्ड रेंट 72,000, और ARRR हो गया 21,000 इंटू 3, तो 63,000। तो सबसे पहले इन दोनों का हायर 120, 150, 150, 72 और 75, 75, 60 और 75, 75। अब देखिए हायर वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट,
इन दोनों का लोअर, सर 1,30,000। 75 और 80 दोनों का लोअर, दोनों का लोअर। अब जाके मुझे पता चलेगा जीएवी कितनी है। तो जीएवी आ जाएगी एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट, दोनों में से क्या हायर वैल्यू है। तो सर पहले केस में आएगी 140, दूसरे केस में आएगी 84 और तीसरे केस में आएगी 72। और बुक ने कहा है कि आगे से ना ये सब कैलकुलेशन वर्बली करनी होंगी, हम सीधा सीधा आंसर आपको बताया करेंगे। ठीक है, बच्चा कह रहा है लेकिन हम फिर भी खूबसूरती से कभी कभी आंसर प्रेजेंट करने के लिए सब बातें लिख देंगे। वैसे ये सारी बातें आपको माइंड में कंप्यूट करनी है, हमने एक आधी बार आपको लिख के बता दी। ठीक है सर, अब हम अपना आंसर निकाल देंगे। तो पहले केस में मेरी नेट एनुअल वैल्यू है 1,40,000, दूसरे केस में नेट एनुअल वैल्यू है 76,000 और तीसरे केस में मेरी नेट एनुअल वैल्यू है 12,000। तो अब आज क्या करेंगे, तो आज यहीं पर रुकना पड़ेगा। और क्या सर आज के लिए कुछ होमवर्क हो सकता है? अब इतने छोटे से कंसेप्ट में भी क्या होमवर्क हो सकता है, कहना मुश्किल है। तो आज होमवर्क यही है कि जो आपको दिया गया बस उसी को आप रिवाइज करेंगे। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में। चलिए टाटा बाय बाय, सी यू।